सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, दिस इज गौरव और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जेके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री की क्लास लेकर आएंगे, तो 7th क्लास की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आज वो कवर कराने वाले हैं। और पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर होने वाला है प्रारंभिक कथन, यानी 1000 वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए, यानी 700 से लेकर 1750 के जो समय था, इस समय के बीच में जो भी परिवर्तन हुए उस परिवर्तनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि जो परिवर्तन हुए वो किस तरीके से वो परिवर्तन हुए हैं, धर्मों में परिवर्तन हुए हैं, किस तरीके से मुस्लिम बाहर देशों से आए हैं, यहाँ पे आके उन्होंने कैसे धर्मों को परिवर्तन कराया, हिंदू किस तरीके से थे, उनका समाज किस तरीके से हुआ करता था। तो हम सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है 7th क्लास की बुक का। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद 8th क्लास की बुक हम लोग शुरू कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। आप लोग व्यूज जो है काफी मतलब देखा जा रहा है कि मतलब काफी कम व्यूज आ रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या कारण है क्या कारण नहीं है, मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपलोड कर देते हैं और जैसे अपलोड होता है वैसे अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो चलिए, जो भी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। हमें तो भाई पढ़ाने से मतलब है, आपको देखना है और आपको चीजें सीखनी है। कुछ चीजें हमें भी आपसे सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो भाई ये तो चीजें चलती रहेंगी। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, यानी 1000 वर्षों के दौरान जो समय पीरियड है वो लगभग 700 से लेके सन 700 से 1750 का जो समय रहा है, सन 1750 ईस्वी, तब तक की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मानचित्र था वो भूगोलवेत्ता जो थे अल इद्रिसी यानी 1154 में लगभग इनका जो समय रहा है। तो 1154 में इन्होंने सबसे पहले एक उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक मानचित्र इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, भारतीय जो उपमहाद्वीप का जो मानचित्र इन्होंने तैयार किया था उसमें श्रीलंका ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ दिखाया गया था। ठीक है, और मतलब कह सकते हो जो आज का जो मानचित्र है उस मानचित्र से उलट, लेकिन इन्होंने जो है वो काफी अच्छे से उसको चीजों को बनाया। ठीक है, मतलब सबसे पहली बार मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहली बार जो मानचित्र था वो इद्रिसी ने 1154 में जो है ये मानचित्र बनाया था। अब इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अगर दूसरा मानचित्र की बात करें तो फ्रांसीसी चित्रकार थे, उन्होंने 1720 में दूसरा मानचित्र एज इट इज, जैसे आज हम देखते हैं ना भारत जैसे बना हुआ देखते हैं, लास्ट में श्रीलंका है, श्रीलंका को हम देखते हैं उस जगह, उस तरीके से ये जो है बनाया गया था। ठीक है, इनका नाम था ग्विलामद लिस्ले। ठीक है, ग्विलामद लिस्ले इनका नाम था। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एटलस मूवो के अनुसार इन्होंने बनाया था। ठीक है, दोनों में लगभग 600 वर्ष का हमें फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो 1154 का जो मानचित्र था और जो 1720 का मानचित्र, किस तरीके से दोनों में फर्क हमें दिखाई देने को मतलब देखने को जो है मिलता है या दिखाई देता है। जो नाविक जो आते थे भारत में और जो समुद्र यात्री आते थे, आपको पता है कि जो पैदल जो मार्ग था, पैदल मार्ग कितना कठिन था और काफी लंबा जो है सफर तय करना पड़ता था। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो व्यापारी नाविक आते थे तो जो समुद्री मार्गों से आते थे तो उनको आसानी होती थी आने में। ठीक है, तो आसानी होती थी, उससे हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि इस मैप का कितना इस्तेमाल, कितने अच्छे से इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ नई और कुछ पुरानी शब्दावलियां, उनमें किस तरीके से परिवर्तन आया। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख, नई मैं लिख देता हूं, नई और पुरानी शब्दावलियां। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अगर हम मौर्य काल से शुरू करते हैं तो 1720 तक के समय में काफी परिवर्तन हमें भाषाओं में देखने को मिलते हैं।
ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती रहती हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि जो भाषा है हमारी, हर 10 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी दूरी में अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो आप सोचो कितने साल से जो भाषा चल रही है वो किस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहा होगा। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो मध्य युग में फारसी जो भाषा थी, मध्ययुगीन जो भाषा थी, जो हम मध्य युग की अभी बात करें ना, ये जो टाइम है वो मध्य युग का टाइम है। ठीक है, मध्य युग का टाइम यानी जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो मध्ययुगीन जो समय है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मध्य युग का जो टाइम है वो 700 से 750 के बीच का जो मध्ययुगीन जो है टाइम है वो। ठीक है, तो हम फारसी की बात करते हैं। जो फारसी भाषा है वो फारसी भाषा में हम देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है, जो पहले जो परिवर्तन हुआ करते थे वो परिवर्तन किस तरीके से और मतलब भाषाओं में किस तरीके से परिवर्तन आता गया। ठीक है, यह जो भिन्नता थी वो सिर्फ व्याकरण या शब्द भंडार में नहीं आई है, शब्द के साथ शब्दों के कई अर्थ भी बदल गए हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करने वाले कि वो शब्द कैसे बदल गए उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि जैसे हम हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी भारत के अर्थ में लेते हैं, 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो 13वीं शताब्दी में मिन्हाज सिराज ने किया था इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले। तो उस समय जो आशय हुआ करता था हिंदुस्तान से, तो वो आशय हुआ करता था आप देखो कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो मध्य के जो इलाका, जो बीच का जो इलाका पड़ता था, उसके लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल होता था। और आज हम हिंदुस्तान के लिए पूरे एक राष्ट्र का जो है इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप देखो कितना शब्दों में कितना फर्क आ गया, और शब्दों का जो आप कह सकते हो कि जो जगह थी उस जगह के अंदर जो शब्द को लेके उस जगह से जो रिलेटेड चीजें हैं उसे कितना फर्क आ गया है ना। सल्तनत के इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, जिस तरीके से जो सल्तनत थी वो बढ़ती गई, वैसे ही शब्द का जो आप देखोगे कि जो क्षेत्र भी थे वो बढ़ते चले गए। ठीक है, इस शब्द के इस जो शब्द है ना हिंदुस्तान, इस शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन भी मतलब दक्षिण भारत का इसमें समावेशन नहीं था, क्योंकि उस समय तक दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, 16वीं सदी में जब बाबर जब आया तो बाबर का जब समय था तो कह सकते हो कि 1526 के आसपास जब बाबर ने युद्ध लड़ा था, है ना। तो जब 16वीं सदी की हम बात करें तो 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के जो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यानी उसने सब कुछ इन चीजों में जोड़ दिया। यानी यहाँ का उपमहाद्वीप का जो रहन सहन, खान पान, पशु पक्षी, यहाँ के निवासी, यहाँ की संस्कृति, उन सब चीजों को उसने हिंदुस्तान में उस शब्द से जोड़ दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो विदेशी जो शब्द है, जैसे हम विदेशी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उस समय शब्द किस लिए इस्तेमाल होता था? तो जो लोग दूसरे गांव में रहते थे या दूसरे जंगलों में, आप कह सकते हो जो जंगलों में निवास करते थे, या आप कह सकते हो कि जो दूसरी जगहों पे रहते थे, यानी जो दूसरी जगह से आए हुए लोग थे उनके लिए विदेशी शब्द इस्तेमाल होता था। आज हम विदेशी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए विदेशी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो कितना फर्क आया ना, उसी शब्द की हम लोग बात करें कि कितना उस शब्द में फर्क आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतिहासकार और जो उनके स्रोत हैं, इतिहासकार जो है और उनको स्रोतों के बारे में बात करते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत, वह कि जो ये समय रहा है, उन जो इतिहासकारों को कहाँ से जो स्रोत है, उनको स्रोत का कैसे मिले, कौन से स्रोत हैं जिनसे कि इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। तो ये सन 700 से लेके सन 700 से 1750 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हम स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी थोड़ी हम देखते हैं कि जो ये स्रोत है किस तरीके से उनको मिले हैं। जिस प्रकार इतिहास, गुप्त वंश और आप कहोगे कि हर्षवर्धन के समय में सिक्कों
अभिलेख हो, स्थापत्य स्थापत्य में जैसे भवन निर्माण कला वगैरह आ जाती है ना। तो इस चीज का इस्तेमाल करते थे, या आप कह सकते हो कि जो लिखित सामग्री उनको मिलती थी इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, इस पे डिपेंड रहते थे, है ना, स्रोतों के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये जो मुख्यतः जो समय था वो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी का समय था। लेकिन कुछ बातें पहले से काफी अलग हैं। इस युग में आप देखोगे कि जो प्रमाणिक जो लिखित सामग्री की जो संख्या है, जो आप देखोगे जो आश्चर्यजनक रूप से वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि आप देखोगे कि जो कागज था वो कागज सस्ता हुआ, कागज का इस्तेमाल बढ़ गया, है ना। और बड़े पैमाने पर जो है कागज हमें देखने को मिल जाता था उस टाइम, जो टाइम रहा है सन 700 से 750। तो जो आप देखोगे कि जो बढ़ने का इसका कारण है वो है धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, है ना, शासकों के वृत्तांत लिखे गए, संतों के लेखन लिखे गए, उनके उपदेश जो थे वो लिखे जाते थे, है ना। जो अर्जियां थी अदालतों में, जो अर्जियां लगाई जाती थी वो लिखी जाती थी। जो या आप कह सकते हो अदालत तुम किसको कहते हैं, जो जैसे किसी शासक के पास जो अर्जी वगैरह लगाई जाती थी उसके दस्तावेज हो गए, हिसाब किताब के दस्तावेज हो गए। इसके आप देखते हो कि इसके अलावा जो है आप छापे खाने उस टाइम नहीं थे। ठीक है, तो ये चीजें कैसे लिखी जाती थी, तो ये चीजें लिखी जाती थी हाथ से। तो उसके लिए लिपिक होते थे और नकलवीस होते थे जो हाथ से इन चीजों को लिखते थे। उन चीजों में भिन्नता आ जाती थी। ठीक है, मूल रूप से उन चीजों को अगर हम देखें और आज की चीजों को, अगर जो पुरानी चीजें अगर हमें मिलती हैं, इतिहासकारों का भी यही मानना है कि पुरानी चीजों के साथ अगर हम उसकी तुलना करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें काफी हमें भिन्नता दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो हाथ से लिखी जाती है, भाई देखो, नकल करने के लिए बिना अकल की जरूरत होती है, एक कहावत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगा नहीं कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत है। वो क्या करते थे, उस चीज को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते थे। ठीक है, वो अपने तरीके से उस चीज को लिख देते थे। तो इसका कारण क्या होता था, वो चीजें बदल जाती थी, है ना। अगर हम किसी शब्द को लें तो किसी शब्द को किसी का शब्द का पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है कि उस शब्द का ये मतलब है। किसी इंग्लिश का शब्द ले या किसी हिंदी का ही शब्द लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर ये मतलब होता है, लेकिन वो मॉडिफाई करके उस शब्द को अपने हिसाब से लिख देते थे। तो क्या होता था, चीजें बदल जाती थी, यानी अपने मूल रूप से वो जो चीजें थी वो अलग हो जाती थी, है ना। मूल रूप से उसका जो मतलब था वो अलग हो जाता था। तो यही कारण है कि हम मतलब जो आप देखोगे कि जो वो चीजें मिल तो जाती है हमें, वो जो इतिहासकार उनको चीजें वो मिलती तो है, वो लिखी हुई मिल जाती है सब कुछ, लेकिन उनके मूल रूप से वो काफी अलग वो चीजें मिलती थी। ठीक है, ये जो नकलवीस और जो लिपिक होते थे वो इनका काम क्या था, ये पांडुलिपियां वगैरह जो है वो बनाते थे, वो लिखते थे। उस समय जो है पांडुलिपियां जो है रखने के लिए जो है अभिलेखागार भी होता था। तो अगर हम अभिलेखागार की बात करें तो ये वह स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज कह सकते हो जैसे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में तरह तरह की किताबें रखी जाती है ना पढ़ने के लिए, तो इसी तरीके से अभिलेखागार भी कह सकते हो कि अभिलेखागार भी उसी तरीके की जो चीजें थी उसको संजो के रखी जाती थी। हालांकि वो अब उस समय का जो समय था वो लोग इतने तो इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ने में, लेकिन जो चीजें थी वो लिखी जाती थी और जो राजा या शासक जो होते थे वो उन चीजों को लिखवाते थे। उनका जो है उनको सजा के और उसको संभाल के जो है चीजें रखी जाती थी। ठीक है, अभिलेखागार के बारे में अगर हम बात करें तो आज सभी राष्ट्रीय व राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर राज्य में हर सरकार जो है अभिलेखागार की जो है वो उसको अभिलेखागार का जो है आप कह सकते हो कि उसका मतलब अभिलेखागार बनवाती है, वहां पे चीजों को रखवाती है, जहां वो अपने तमाम पुराने सरकारी दस्तावेजों और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। कई बार लिपिक और नकलवीस जैसे मैंने आपको बताया कि शब्दों का फेरबदल कर देते थे। ठीक है, जिससे कि एक ही जो मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतियां हमें देखने को मिलती हैं और एक दूसरे से काफी अलग हो जाती थी वो, है ना। अगर हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पुराने अगर मूल रूप की बात करें तो मूल रूप से वो काफी भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कारण था कि अब भाई आज के समय में तो काफी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है, तो एज इट इज जैसे चीजें मिलती है वैसी चीजें छाप दी जाती है, तो एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वो मॉडिफाई कर देते थे और चीजें जो है
बदल जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे थे। जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह थे वो कैसे थे। नए राजनीतिक और सामाजिक समूह, जो 700 से लेकर 750 का जो समाज था और राजनीतिक जो जीवन था वो कैसा था। तो सन 700 से लेकर 750 के दौरान इस तरह के परिवर्तन हुए, जैसे कि प्रौद्योगिकी में हुआ, सिंचाई के लिए, अगर प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसमें सिंचाई के लिए रहट बनाई गई। ठीक है, कटाई के लिए जो चरखे बनाए गए, युद्ध के लिए अग्नेय शास्त्रों का यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। जैसे आपको पता है कि ये दूसरे देशों से ये चीजें आई हैं यहाँ पे, क्योंकि तरह तरह के लोग जो है यूरोपीय देशों से आते थे, वो अपने साथ इन सब चीजों को लाते थे और वो सब चीजें यहाँ पे बढ़ती चली गई। ये तमाम परिवर्तन जो थे, नई प्रौद्योगिकी और फसलें, इन लोगों के साथ साथ आए नए विचार जो है, नए विचार भी शामिल हैं। इनके साथ साथ जो नए विचार भी आए, जैसा आप जानते हैं कि देखिए भाषाओं में परिवर्तन कैसे होता है। भाषाओं में परिवर्तन, अगर भाषा की बात करें तो भाषाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो भाषाओं में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि कोई पूर्वोत्तर यूपी का है तो वो भोजपुरी बोलेगा। ठीक है, भोजपुरी तो बोलेगा ही। अगर वो दिल्ली में आता है तो उसकी भाषा में परिवर्तन होता है। यहाँ से अगर दिल्ली की तरफ से अगर कोई गांव की तरफ जाता है या पूर्वोत्तर यूपी की तरफ जाता है, या मान लीजिए बिहार में ही चला जाए, तो उसकी भाषा में परिवर्तन, टोन बदल जाती है, कुछ शब्द भी बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जब यूरोपीय लोग यहाँ पे आते थे तो उनकी जो वहाँ की जो भाषाएं थी, यहाँ के लोगों ने सीखनी शुरू कर दी, यहाँ की भाषाएं उन लोगों ने सीखनी शुरू कर दी। तो भाषाओं में कैसे, ऐसे ही तो परिवर्तन होगा ना, जब एक दूसरे जब मिलेंगी तो तीसरी भाषा का निर्माण हो जाएगा। कुछ उसके शब्द आ जाएंगे, कुछ इसके शब्द आ जाएंगे। दिल्ली में खड़ी बोली है, ठीक है, प्योर हिंदी नहीं है। ठीक है, हम ज्यादातर जो भाषा जो हिंदी जो बोलते हैं, हिंदी में ज्यादातर हम इंग्लिश यूज कर देते हैं, है ना तो हम हिंदी ही बोलते हैं ना इंग्लिश ही बोलते हैं, ज्यादातर जो भाषा हिंदी यूज कर। लेकिन जो टोन है, अगर कोई बैकग्राउंड किसी का यूपी से बिहार से, तो टोन जो है वो जो आता है वो वही वाला टोन आता है ना। भले हम हिंदी बोले, लेकिन जो टोन होता है ना, उस टोन में वही चीजें हमें झलकती है, वही चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी जो ये काल रहा है, इस समय लोगों की जो गतिशीलता थी वो बढ़ी है। गतिशीलता का मतलब कि आप कह सकते हो कि जो काम, जो कार्य करने का है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, इधर उधर घूमने का है, जो गतिशीलता वो बढ़ी है। समुदायों का महत्व बढ़ा है। ठीक है, समुदायों का महत्व का मतलब कि जैसे पहले क्या होता था कि आप पर्सनली किसी चीज को मानते थे। जैसे मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा करते तो आप पर्सनली उस चीज में पूरा आप उसमें घुल मिल जाते थे, अच्छे से आप उसमें एकदम बिल्कुल उसमें एकदम रम जाते थे, उन चीजों के अंदर एकदम घुस जाते थे, आप बिल्कुल भगवान को दिल से मानते। लेकिन अब वो सामूहिक रूप से होने लगा, वो जो चीजें थी वो सामूहिक रूप से होने लगी, यानी पूरा समाज उस ओर झुकने लगा। ठीक है, ये वो समय था। ठीक है, राजपूत, एक अगर शब्द ले हम, राजपूत शब्द की बात यानी राजा का पुत्र से लिया जाता है, ये समझा जाता है इसके बारे में। तो ये जो शब्द था, इस तरीके से जो चीजें थी वो समूह में वो बदलने लगी। ठीक है, इस समय जंगलों की जो कटाई हो रही थी और खेती के लिए जो है वो जमीन तैयार की जा रही थी और जो इलाका था वो बढ़ाया जा रहा था। कुछ लोग जो थे वो कृषक बन गए। ठीक है, कुछ लोग थे वो जंगलों को साफ करके उसमें आप देखोगे कि कृषि का काम करने लगे। कुछ बड़े किसान हो गए, कुछ पशुपालक हो गए हैं, कुछ पशुओं को रखना शुरू कर दिया, उनसे दूध निकालना शुरू कर दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया, उससे आमदनी करनी शुरू कर दी, तो वो पशुपालक की गिनती में आने लगे। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक देखते हमें अंतर दिखाई देता है। ठीक है, किस तरीके से समाज में अब जो जिस काम से जुड़ गया वो उसी के लिए मतलब वो जाना जाने लगा। ठीक है, पशु जो पालने लगा वो पशुपालक के नाम से जाने लगा, जो कृषि करने लगा वो कृषक के नाम से जाना जाने लगा। इस तरीके से जो जातियां थी और उपजातियों में समय जो विभाजित हो गया। व्यवसाय के आधार पर जो है वर्ग ऊंचा या नीचा जो है माना जाने लगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि चीजों के हिसाब से जो चीजें हम करने लग जाते हैं उसी हिसाब से समझा जाने लग जाता है ना। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से व्यवसाय के आधार पर उनकी जातियां और उपजातियां जो विभाजित होने लगी।
और जातियों, इन जातियों के विभाजन में काफी आप देखते हो कड़े नियम का भी पालन किया जाता था। गांव में जो है जाति पंचायत भी हुआ करती थी। आप बड़े बुजुर्गों को इसका जो देखोगे कि पालन करने के लिए जो है बड़े बुजुर्गों को इसका जो है जिम्मा दिया जाता था, वो लोग इसका पालन करवाते थे समाज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम बात करते हैं तो हमें से क्या समझने को मिलता है। जैसे कि जो दिल्ली के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन, इनका जो समय रहा है वो 1266 से लेकर 1287 के बीच में रहा है। कि इनकी जो प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल, जो पहले गौड़ के नाम से जाना जाता था, उसे बंगाल जो है बंगाल कहते हैं, तो गौड़ के नाम से जाना जाता था, लेकर अफगानिस्तान तक गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ इसका साम्राज्य था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जो है, यानी दक्षिण भारत का मतलब कि जो द्रविड़ जो जिसको बोला जाता है भी आता था। इसमें आप देखोगे गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उसकी सेना के आगे इन सब राज्यों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिया, यानी पलायन कर दिया। ठीक है, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति और उसकी जो विशेषताएं थी वो स्पष्ट होती गई थी। कभी कभी चोल, खलजी, जो चोल शासक थे, खलजी शासक थे, तुगलक और मुगल जैसे जो राजवंश थे, अनेक क्षेत्रों में उनका जो अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये भी साम्राज्य स्थिर नहीं थे। ठीक है, 1318 में अमीर खुसरो ने एक जो है बात कही है कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, यानी दक्षिण कर्नाटक में जो था एक द्वार समुद्री एक भाषा है ये। ठीक है, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी यानी आंध्रा में, और गजनी गुजरात में, अकबरी जो है अकबरी नहीं है, महाबारी है, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो ये भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप देखते हो कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा था, किस तरीके से राजवंशों में परिवर्तन हो रहा था, किस तरीके से जो जहां जिसको मौका मिलता था वो अपने समाज जो एक जो साम्राज्य अपना खड़ा कर लेता था। ठीक है, छोटे से छोटे राज्य, जैसे एक सामंत थे, सामंत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सामंत ये बड़े किसान हुआ करते थे, इनके पास अपनी सेना हुआ करती थी, घोड़े होते थे, और ये राजाओं से इनको जो चीजें थी, जो पैसे थे वो प्राप्त होते थे, जो सुविधाएं थी वो मिलती थी, इनको जमीन मिल जाती थी, जमीनों पे अपने कृषक के लोग छोड़ देते थे, उनसे काम कराते थे, उनसे लगान वसूल करते थे। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ते गए और धीरे धीरे जब इनको लगा कि भाई राजा थोड़ा सा कमजोर है तो ये अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर देते थे। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं उस समय। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हो कि भाषा में किस तरीके से परिवर्तन होता है। यानी जैसे हम लोगों ने बात की है कि जो भारत है, भारत में लगभग 1600 तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, 100 किस्म के नृत्य, हमने पिछली कक्षाओं में बात किया। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ हमारा देश भारत, और किस तरीके से इसमें कितनी सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, विभिन्नताएं कितनी सारी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहनावे में भिन्नता है, खान पान में भिन्नता है, ठीक है, रहन सहन में भिन्नता है, भाषाओं में भिन्नता है, जाति धर्म में भिन्नता है। ठीक है, अपने अपने जो कितने चीजें हमें देखने को, कितनी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से उस समय भी चीजें जो है बदल रही थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अमीर खुसरो आगे कहते हैं कि एक भाषा, एक खास भाषा भी थी जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, ये केवल ब्राह्मण ही जानते थे। उस समय जो ब्राह्मण थे वही केवल इन भाषाओं को जानते थे, और उनको इन संस्कृत का संरक्षक माना जाता था। उनका उस समय समाज में काफी आदर होता था। ठीक है, आदर भी इसलिए होता था क्योंकि वो पुरोहित माने जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, और वेदों का उनको अच्छा खासा ज्ञान होता था। तो इस तरीके से उनका जो महत्व था वो अलग महत्व था, काफी विशेष महत्व था उनका।
ठीक है, राजा तक उनकी बातों को मानते थे, वो काट नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ करते थे, इनको माना जाता था कि भगवान के साथ सीधे ये जुड़े हुए लोग हैं, ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, तो आदर का इनको काफी, इनका जो महत्व था वो काफी खास महत्व होता था। ठीक है, तो संस्कृत इन्हीं के लिए विशेष रूप से बताई गई थी कि संस्कृत जो है वो जो हमें देखने को मिल जाती है, जो संस्कृत का ज्ञान था इनको काफी अच्छा ज्ञान था। अच्छा, अब हम बात करते हैं पुराने और नए धर्मों के बारे में। जो पुराने और जो नए धर्म है, पुराने और नए धर्म, ठीक है। किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय जो था वो स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। ठीक है, पहले पर्सनल था, ठीक है, पहले पर्सनल था, बाद में ये सामूहिक रूप से होने लगा। जो धर्म था वो फिर सामूहिक रूप से चलने लगा था। समय के साथ साथ इतने जो है इसमें परिवर्तन आया। इस समय जो हिंदू धर्म में भी काफी परिवर्तन आए, जैसे नए नए देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण कराना, समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का जो महत्व था वो काफी बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत के जो संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, जो आप कह सकते हो कि उनका काफी आदर होता था समाज में, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, तो इस समय जो व्यक्तित्व के व्यक्तिगत रूप से भागवत की पूजा, नए नए धर्मों का आगमन हुआ उसमें। ठीक है, कुरान शरीफ की अगर हम बात करें तो जो कुरान शरीफ जो था उसका संदेश पहल 7वीं शताब्दी में जो है, सबसे पहले 7वीं शताब्दी में माना जाता है। व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा ये इसको भारत में लाया गया था, जो लोग बाहर से आए थे। ठीक है, मुसलमानों का जो ये धर्म ग्रंथ है और इसको पवित्र धर्म, मुस्लिम जो होते हैं इसको पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, शासक जो थे उस समय वो इस्लाम और इसके जो धर्म शास्त्रियों या न्याय शास्त्रियों, जिसको हम उलेमा कहते हैं, जो न्याय शास्त्री उनको उलेमा कहते हैं, को संरक्षण देते थे। इसमें दो समुदाय हुआ करते थे, एक शिया था, एक सुन्नी समुदाय था। जो शिया समुदाय था वो पैगंबर साहब के जो दामाद हैं अली, उनकी जो विधि सम्मत उनको नेता मानते थे। उनकी कह सकते हो कि उनके जो प्रवचन थे, उनकी जो चीजें थी, उनको ये मानते थे। ठीक है, और जो खलीफाओं को मानने वाले थे उनको हम सुन्नी कहते हैं। जो खलीफाओं की आज्ञाओं को स्वीकार करते थे, खलीफाओं के जो कहे अनुसार चलते थे, उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, तो उनको हम सुन्नी कहते हैं। तो इसके भी दो पार्ट में दिखाई देते हैं, शिया और सुन्नी के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में, और उनके थोड़ा सा विचार देखते हैं कि किस तरीके से समय और इतिहास का जो कालखंड था उस पर हम विचार करते हैं, किस तरीके से चीजों को, जो चीजें थी वो किस तरीके से बदली। यानी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इतिहासकार मानते हैं कि जो समय के साथ साथ जो चीजें काफी बदली, और सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को ये दिखाता है, दर्शाता है, और उसके विचारों व विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है, उसको ये शो करता है, उसको दिखाता है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ठीक है, वो जो तीन युग थे वो कौन कौन से? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ब्रिटिश थे। यानी ब्रिटिश वालों को हम आधुनिक युग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का जो है 200 साल तक ब्रिटिश रहे हैं, उसके बाद फिर आधुनिक युग ही शुरू हो गया, तो उसको आधुनिक युग में ही गिनती की जाएगी। 1750 के बाद तो हम आधुनिक युग की बात करते हैं। तो यह जो विभाजन था इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। किस तरीके से जो शासक आते थे, वो शासक अपने हिसाब से किस तरीके से परिवर्तन कराते थे। जैसे पहले हिंदू होते थे तो हिंदू शासक हुआ करते थे, तो उसको महत्व देते थे। मुस्लिम शासक है, उसको महत्व देना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे कि हम अगर पुराने समय की बात करें, अगर हम जैसे हमने पिछली कक्षाओं में जैसे पढ़ा, 6th क्लास की बुक में हमने पढ़ा था कि पहले शिकारी संग्राहक होते थे। ठीक है, प्रारंभिक कृषि कर्मी हुआ करते थे। ठीक है, शहरों गांव में जैसे निवासी हुआ करते, राज्य और साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से उसका जो स्तर था किस तरीके से बढ़ा। जो 7th की जो बुक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री,
तो इसमें जो है हम देखते हैं कि मध्य इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें कृषि समाजों जो कृषक जो समाज है उसमें इसका विस्तार हुआ है ना। क्षेत्रीय व सामाजिक जो राज्य हैं उनका उदय हुआ है। ठीक है, ग्रामवासी वनवासी उनको देखते हैं, उनमें किस तरीके से उनका विकास हुआ, हिंदू धर्म का विकास हुआ, इस्लाम धर्म का विकास हुआ। यूरोप के जो व्यापारिक जो कंपनियां हैं वो सब चीजें किस तरीके से यहाँ पर बढ़ी। ठीक है, तो तीनों कालों की जो तुलना है आप कह सकते हो कि वो प्राचीन, मध्य और जो आधुनिक जो समय रहा है उसकी तुलना उससे की जा सकती है। ठीक है, व्यापारियों और जो कंपनियां उनके आगमन का कारण यहाँ पे मुख्यतः व्यापार करना रहा शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे उनको लगा कि जो भारत है वो भारत बहुत ज्यादा आप देखोगे कि बहुत ऐसी चीजें हैं यहाँ पे भारत में, और उस समय जो है जो भारत है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि समृद्ध देश रहा है। जो ये जो देश रहा है वो काफी समृद्ध देश रहा है, शुरू से ही काफी चीजें यहाँ पे रही हैं जो दूसरे जगहों पे देखने को नहीं मिलती है। तो यह आकर्षण का कारण था मुख्यतः जो कंपनियों के आगमन का कारण था, और इसने आकर्षित यहाँ पे लोगों को किया। यहाँ की जो समृद्ध था, जो ये समृद्धि है वो समृद्धि जो शुरू से रही है समृद्धि भारत की, और आज के समय में बरकरार है, और आज के समय में भारत बहुत तेजी से जो है तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो यही जो था ये चैप्टर था, और ये चैप्टर में हमें यही आज जो है पढ़ना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इसको अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी जो अगर हम बात करें, जो अगला जो चैप्टर हम जल्द हाजिर होंगे लेके नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आज आपको पता है कि दिल्ली में इस समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये सब ये जो समय है ये सभी को मिलजुल के साथ में सहयोग करके चलना चाहिए, ये जो समय है। ठीक है, और आने वाले समय के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ये आंधी तूफान और ये इस तरीके से जो चीज़ें सब आती है ना, ये प्रकृति के कारण आती है, और प्रकृति को आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग तेजी से फैल रहा है, और यही कारण है कि इस तरीके से बाढ़। और तो ये जो समय है ये काफ़ी एक साथ रहने का समय है, साथ में चलने का समय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्थान पर जहाँ हैं खतरों वाली जगहों पर ना जाएं, और अपना ख्याल रखें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।